नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कैबिनेट ने रेलवे में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा डिफेंस में भी एफडीआई 26% से बढ़ाकर 49% करने का फैसला लिया गया है। रेलवे में एफडीआई खासकर पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत जो कि हाई स्पीड ट्रेन बनेगी उसके लिए है। खासकर प्रोडक्शन यूनिट से मेन लाइन तक रेलवे ट्रैक बिछाने पर 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। साथ ही रेलवे लाइन को इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में शामिल किया गया है। लेकिन रक्षा क्षेत्र को संवेदनशील बताते हुए इसमें एफडीआई को लेकर कुछ जानकार आशंकित हैं, तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि 49% को भी काफ़ी नहीं रहेगा, इसे बढ़ाना चाहिए था, 74% करना चाहिए था। कितनी बदल जाएगी तस्वीर रक्षा और रेलवे क्षेत्र की, और क्या इन्वेस्टमेंट का माहौल फिर से बढ़ेगा भारत में, क्या फ़ायदा होगा आम आदमी को, और क्या है इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं और राजनीतिक मेहमान भी हैं। सबसे पहले अपने राजनीतिक मेहमानों से आपको मिलवा देती हूँ। नलिन कोहली है मेरे साथ बीजेपी से, इसके अलावा शांताराम नायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी से, अरविंद कुमार सिंह असिस्टेंट एडिटर हैं राज्यसभा टेलीविजन के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, और साथ ही डॉक्टर प्रवीण झा हैं जेएनयू के प्रोफेसर और अर्थशास्त्र के जानकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक न्यूट्रल आवाज़ से शुरुआत करना चाहती हूँ। डॉक्टर झा, सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ। ये बताइए कि जब आपने दोनों फैसलों के बारे में सरकार के सुना तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? क्या ये वो फैसले हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे, या इन फैसलों के साथ आपके दिमाग में सवाल भी पैदा होते हैं? नहीं, देखिए, अपेक्षा तो थी ही कि ये निर्णय लिए जाएंगे, और ये ऐसे निर्णय हैं जिसको लेके यूपीए सरकार के दौरान भी एक अच्छी खासी सहमति बन रही थी यूपीए के साथ, जितने घटक थे उनमें। तो मिला जुला के पिछले 10 क्या तकरीबन 2001 से आप कह लीजिए कि एनडीए सरकार ने 2001 में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम लिए थे। तो एक तरह से ये अपेक्षित है निर्णय, उसमें कहीं कोई मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इसके साथ जो जुड़ी हुई संभावनाएं हैं, मसलन जहाँ तक रेलवे में इस तरह के निवेश की जब भी बात होती है, या कोई भी पब्लिक गुड है, जब वहाँ पे आप जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भागीदारी करते हैं, उसका दुनिया भर में एक जो उसका जो परिणाम है, जिसके बारे में कहीं कोई संदेह नहीं है, जो भी अर्थशास्त्र ढंग से करते हैं उनको ये बात पता है कि वो हमेशा कॉस्ट एस्केलेशन करता है। बिल्कुल, दुनिया के कहीं का भी आप इतिहास देख लें, ये जो एक अपेक्षित चीज़ है ये होता ही है। उसके अलावा उसके साथ साथ अगर आप कहेंगे कि बेहतर सर्विसेज अपने आप हो जाती हैं, ऐसा कहीं नहीं है। हम जानते हैं ब्रिटिश रेलवे के साथ क्या हुआ, उसके बाद जैसे दुर्घटनाओं में जो ज़बरदस्त इजाफा आया था, उसके बारे में सभी लोग जानकारी रखते हैं। तो जहाँ तक रेलवे का सवाल है, जो इस तरह का एक जो मैं कहूँगा कि बेसिक पब्लिक गुड है, उसमें अपने आप में इस तरह की सोच जो है, उसके लिए मैं एनडीए की सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि इसके पहले यूपीए भी उसी तरह की सोच लिए हुई थी। तो वहाँ ये समस्या होती है। काफी महत्वपूर्ण आप सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दिलचस्प ये भी बात है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ इनकम ग्रुप का इतना बड़ा फर्क है, जहाँ एक क्लास ऐसा है जो ये चाहता है कि इफेक्टिव सर्विस मिले और जिसके लिए वो कोई भी दाम, कोई भी पैसा खर्च करने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको कम से कम पैसों में सिर्फ वो अपना सफर, अपनी यात्रा पूरी कर पाए, ये भी उसकी जरूरत है। नलिन, सबसे पहले तो आप प्रवीण झा के सवालों का जवाब दीजिए, और मैंने जो कहा उसमें भी एक सवाल है। पूछिए ना जी। ऐसा है कि क्या मैं ये सवाल मेरा ये है कि क्या वाकई उस क्लास को सेटिस्फाई करते हुए जो कंज्यूमर है भारत में आप, ये बात तो सही है, इसको हमें स्वीकारना पड़ेगा कि देश में अलग अलग रीजनली भी देखें, स्थानों को भी देखें और वर्गों को भी देखें, बहुत ज़्यादा गैप है। इनकम वेरिएशंस है, डेवलपमेंट वेरिएशंस है, समान रूप से देश में विकास भी उस रूप से नहीं हुआ है। तो इसीलिए इस सब को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि आप इसको एक या दूसरे तरफ से नहीं देख सकते। क्योंकि सेवाएं तो एक ही होंगी, रेलवे तो एक ही होंगी, दो या तीन रेलवे तो होंगे नहीं। दूसरा विषय है कि क्या तर्क रह जाते हैं सरकार के पास। हर चीज जो है संभावनाओं को देखना पड़ता है एक पूर्ण रूप से। आज रेलवे की अवस्था कोई इतनी अच्छी तो है नहीं। 90 ऑलमोस्ट 100 to 90 उसका ऑपरेटिंग रेशियो हो गया है, 90 प्लस हो गया है। मतलब हर 100 रुपए में लगभग 91 रुपए जो है उसके खर्चों में जाता है। कोई सरप्लस नहीं है। जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी पैसे एज सच नहीं है। आर्थिक अवस्था जैसे वो सत्य है, और ये रेलवे बजट में सारी बातें आ चुकी हैं। यहां पर जब एफडीआई की बात हो रही है तो ये पहले रेलवे बजट में भी स्पष्ट किया गया कि जहां तक रेलवे की ओनरशिप की बात हो रही है, सेवाओं की बात हो रही है, वो नहीं है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये मॉडल्स हैं, ये पहली बार नहीं है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नई बात नहीं है, पहले भी बात हुई है। क्या इसके माध्यम से रेलवे को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है ताकि उसकी एक डेप्थ बढ़े, क्वालिटी भी इंप्रूव करे। सेफ्टी फैक्टर इंपॉर्टेंट है।
रोलिंग स्टॉक में भी इजाफा और इंप्रूवमेंट दोनों लाने की आवश्यकता है, ट्रैक्स में बदलाव की आवश्यकता है। पिछले 60 सालों में हम लोगों ने ट्रैक्स इतने नहीं ले किए, कई हजार किलोमीटर ही किए। चाइना उतना ही पिछले 5 सालों में कर गया। लेकिन तो इन सब के मद्देनजर ये एक विकल्प है जो सरकार जो है उस पर आगे बढ़े। बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि चूंकि रेल का जो किराया है वो पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव इशू है। हमने देखा है कि कितनी बार रोल बैक हुआ है, पिछले 10 सालों में काफी हमें तजुर्बा हो चुका है देखने का। तो क्या आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो गरीब आदमी जिसके ऊपर अभी अभी बोझ बढ़ा रेल किराया बढ़ने का, क्या वाकई FDI आने के बाद जब ये प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे? इसको आप पूर्ण रूप से क्यों देखें? प्रवीण झा ये भी कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा हुआ है कि कॉस्ट बढ़ी है। पहली बात जो है मैं इसको कह दूं, जब आप इसको यूं डिफाइन कर रहे हैं तो एक आप शायद भूल कर रहे हैं। जब आप 100% FDI की बात करें तो ये तो नहीं कर रहे ना भारतीय रेल को आप बेच रहे हैं, ऐसी तो बात तो हो नहीं रही। ये तो प्रोजेक्ट बेसिस की बात हो रही है। तो प्रोजेक्ट में भी जो है वो प्रोजेक्ट इज अप टू अ पॉइंट, इट इज नॉट अबाउट द ओनरशिप ऑफ द रेलवे। तो उस रूप से उसको देखना मुझे लगता है गलत है। आप कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट भारतीय सरकार के पास 100% रहेगी, क्योंकि उसमें चॉइस आपके पास क्या है। अगर आप इस बात को देखेंगे तो आप अन्याय करेंगे जो उन वर्गों के साथ जिनके लिए रेलवे जो है पूर्ण रूप से उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। शांताराम जी, एक लम्हे के लिए आपके पास आती हूँ, लेकिन अरविंद कुमार सिंह, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि मैनेजमेंट पूरे तरीके से भारत के पास रह पाएगा, भारतीय हाथों में? क्या इसको शक है आपको? देखिए अरफा जी, जब रेलों की बिगिनिंग हुई, शुरुआत हुई, तो बेसिकली वो विदेशी पूंजी से ही हुई थी। सारी जितनी कंपनियां बनी, चाहे ईस्ट इंडियन रेलवे हो, चाहे GIP रेलवे हो, इनके सबके दफ्तर जो है लंदन थे और उनके एजेंट यहाँ बैठते थे जो है। उनमें यहाँ तक कि मुंबई में जो है शंकर सेठ थे, एक आध लोगों को छोड़ दो तो अब इंडियन कोई था भी नहीं उनमें से। तो जो शुरुआती दौर में थी, सरकार ने मुफ्त में ज़मीनें दी, इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं दी और उसके अलावा गारंटी दी कि आपको जो है जो रेट ऑफ रिटर्न है उसके लिए एक पूरा एक इन्वायरमेंट तैयार किया। अब हम आज़ादी के बाद के एक नए माहौल के बीच में जबकि ये सारे फैसले कर रहे हैं, इनको लेकर के बहुत सारी आशंकाएँ हैं। और रेलवे की यूनियनों से भी जबकि सरकार ने संवाद किया, जो कि सबसे पावरफुल यूनियन है इस देश की रेलों की, सिर्फ एक ही यूनियन है जिसके पास 11 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप है। तो ये अभी तक जो बहुत सारे फैसले लटके रहे उसमें रेलवे के यूनियनों की सहमति न बन पाना एक बड़ा कारण रहा है और आशंकाएं अभी भी है। लेकिन यूनियनों का ये कहना था कि आप ऑपरेशन नहीं देंगे इनको किसी को। अब सरकार ने इसको बहुत साफ किया है कि ऑपरेशन नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद जब एक हाई टेक्नोलॉजी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो टॉप मैनेजमेंट में आप उनको आने से रोक नहीं सकते। लेकिन जो एक आम लोगों में जो कि पॉलिटिकल क्लास ने जो एक आशंका पैदा की है कि बेच देंगे, ये कुछ जगहों तक, जैसे आप BT कॉटन की जब आप बात करिए तो इस समय 95% BT कॉटन जो है मोनसेंटो अकेली एक कंपनी है जिसके पास आ गया है। और जहाँ जहाँ ये BT कॉटन है वहाँ सोसाइटी। तो ये आशंकाएँ सरकार मिटाने में कितना कारगर होती है और वास्तव में कितनी विदेशी पूंजी आती है, ये चीज़ें अभी देखने वाली बात है। तो इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन PPP का जो मॉडल था वो फेल रहा रेलवे में। पूरे 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1 लाख करोड़ रुपए आने थे, 4,500 करोड़ से ज़्यादा नहीं आ पाए जो है। उसमें भी मैक्सिमम काफी बड़ा उदाहरण है जो आप दे रहे हैं। तो देखना यह है कि कितना आता है, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर है या जो विदेशी पूंजी है वो बहुत अच्छा रिटर्न चाहती है। बिल्कुल। और वो रेलवे में अभी तक जो है वो कैटरिंग वाले आए हैं, जिसमें यह है कि हमने आपको एक खाना सर्व किया, थोड़ी देर में रिटर्न आ गया। वहीं 4.5 लाख करोड़ के आसपास कम्युनिकेशन यानी संचार क्षेत्र में आया है। तो सिर्फ इन आशंकाओं को सरकार कहाँ तक मिटा पाती है? दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स कहे हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पहली बात तो ये कि क्या सरकार ये संदेश दे पाती है कि क्या वाकई जिस तरह से विपक्ष का भी आरोप लग रहा है और एक सेक्शन समाज का ये समझ रहा है कि कहीं सरकार वाकई नियंत्रण विदेशी हाथों में तो नहीं दे देगी या बेच दिया, जिस तरह से खुद शब्द का इस्तेमाल किया नलिन कोहली ने, ये इसको एक प्रॉपर एक पॉजिटिव संदेश जाने की जरूरत है। दूसरा ये है कि कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है कि वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जो इफेक्टिव होने के नाते कीमत देने को तैयार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सर्विस शायद बहुत बेहतर ना भी हो, तभी वो चाहते हैं कि आसानी से कम पैसों में उनका सफर तय हो। शांताराम नाइक, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह का माहौल UPA सरकार के दौरान देखा गया, खासकर UPA 2 के दौरान, जिससे एक हताशा का माहौल बना, एक मंदी का पूरा जो असर भारत में देखा गया, जिसकी वजह से आपको उसकी राजनीतिक कीमत भी अदा करनी पड़ी, आपको लगता है कि फिलहाल जो BJP की सरकार, NDA की सरकार जो फैसले ले रही है वो सही दिशा में है? वो जो पिछले साल हुआ, मतलब पिछले 5 साल में, उसका एक कारण था हम कोलिशन पॉलिटिक्स में से गुजर रहे थे। अभी तो इनके पास मेजॉरिटी है, लेकिन ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर सक्सेसफुल होना है तो पहले तो ये PPP मॉडल का कानून होना चाहिए। आज क्या है कि PPP मॉडल इज गवर्न बाय एग्रीमेंट्स एंटर इनटू बाय ईच मिनिस्ट्री विद रिस्पेक्टिव पार्टीज, और इसमें हर एक कंपनी, हर एक बार सरकार
कोर्ट में कोर्ट सरकार को कोर्ट में जाना पड़ता है या कंपनी कोर्ट में जाती है, और उस वक्त इस एग्रीमेंट का सरकार को नुकसान होता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट फुल प्रूफ नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट कानून बेस्ड, इट्स नॉट लॉ बेस्ड. Therefore, it should be first of all a strong legal system for PPP model should be established. दूसरी बात है, ये इन्वेस्टमेंट में आप कितनी ज़मीन वो मांगेंगे, ट्रैक जब लगाएंगे करोड़ों रुपए खर्च करके, इसकी कीमत तो पैसेंजरों को भुगतानी पड़ेगी. सरकार तो सब्सिडी नहीं देगी. 60,000 रेलवे की बात, अहमदाबाद से आप बम्बई की बात करते हैं, 60,000 करोड़ खर्चा करके आप पैसेंजर को कैसे बम्बई ले जाएंगे, कितने पैसे में, क्या टिकट होगी. ये चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण है. जब पीपीपी मॉडल होता है, जैसे आपने एयरपोर्ट में देखा है, तो टिकटिंग कंपटीशन की वजह से थोड़ा सा सस्ते हो गए, क्योंकि बहुत से एयरलाइंस है. लेकिन एयरपोर्ट पे चाय या कॉफ़ी 70 रुपये 80 रुपये पड़ती है, जहाँ रेलों में तो 5 रुपये में चाय मिलती है, कॉफ़ी मिलती है. ये अगर माहौल बदल गया तो आम आदमी जो रेल से प्रवास करना चाहता है वो करेंगे. वो उनकी स्थिति क्या होगी, ये आपको समझना. मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से ये प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं हर फील्ड में, रेलवे में, क्योंकि इनके रेलवे खराब है, डिब्बे खराब है, ये ठीक है, लेकिन उसके लिए इतना करोड़ और कौन आएगा जब उनको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो. जी हाँ, नलिन कोहली सवाल उठ रहे हैं, वाकई क्लैरिटी की जरूरत है. देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं इसमें ना अनजानी बात है ना अनहोनी बात है. नेचुरली कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो रिटर्न्स बेसिस होता है. दूसरी बात, उन्होंने जो कहा कि गरीबों की जो के ऊपर प्रश्न है कि क्यों सेवाओं के लेकर क्या उन पर आशंकाएं रखी जाएं, तो मुझे लगता है कि आप तभी सब्सिडी दे सकते हैं जब आपके जेब में पैसे हो. यदि पैसे होंगे ही नहीं तो आप सब्सिडी क्या देने वाले हैं. कंगाल आदमी दान नहीं कर पाएगा. और वही संस्थाओं की बात है, यदि रेलवे के पास पैसे ही नहीं है तो सब्सिडी बंद हो जाएगी रेलवे. तो क्या बंद होने में गरीबों का फायदा है या चलने में. और सब्सिडी क्या है कि क्रॉस सब्सिडी होती है. जैसे फिलहाल फ्रेट और पैसेंजर के बीच में क्रॉस सब्सिडी एक रियल सब्सिडी है. लेकिन एक दूसरा भी तर्क हो गया है कि रोड ट्रांसपोर्ट जिसमें लोग कहीं ज्यादा पैसे देते हैं उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, रेलवे तब भी नहीं बढ़ रही. तो इसमें ये बातें जो है, ये मैनेजमेंट की भी बातें, और पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं संभावनाओं का एक खेल है, इट्स द आर्ट ऑफ द पॉसिबल. इन सब कॉन्ट्रडिक्शंस को भी साथ लाकर उसको कैसे देश हित में किया जाए, वही तो असली चाह. सिर्फ अगर आशंकाओं पे नहीं है तो कभी बात कोई बढ़ ही नहीं सकती. लेकिन संवाद इससे बेहतर होना चाहिए जितना अब हो रहा है. ऐसे आप मानते हैं या नहीं? यानी जो आशंका है. जी प्रवीण झा. आफाक, मैं सिर्फ 2 बातें जिसके बारे में मुझे लगता है किसी को संदेह नहीं होना चाहिए जिन्होंने इस विषय का अध्ययन किया हो, कि इस तरह के जब हम कदम लेते हैं हमेशा उससे कॉस्ट एस्केलेशन होता है. दुनिया भर का इतिहास है. अगर आप मुझे एक अपवाद, एक एक्सेप्शन दिखा दें तो मैं जो है इस पर फिर आगे चर्चा को जो है इसमें कोई अपनी बात नहीं रखना चाहूंगा. सीधा जवाब नंबर एक कॉस्ट एस्केलेशन हमेशा होता है. और उसका सीधा सा ये का कारण है कि जब भी मैं, मान लीजिए मैं कोई प्राइवेट इन्वेस्टर हूं, तो मैं तो एक क्रिटिकल मिनिमम रिटर्न मांगूंगा. लेकिन सरकार अगर एक कोई पब्लिक सर्विस चलाती है तो उस पर जो है नो प्रॉफिट के बेसिस पे चला सकती है. मूल बात एक तो ये है. दूसरा, मैनेजमेंट जो है, हम भले ही करने के साथ मैनेजमेंट जो है वो उनके हाथ में, लेकिन ओनरशिप जो है हमारे हाथ में, वो तो पूरा एक नोशनल ओनरशिप फिर हो जाता है. जब वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इफेक्टिव ओनरशिप भी उनका हो जाता है. बिल्कुल. आप जो ओवर आर्चिंग एक नोशनल ओनरशिप अपने पास रखे रहे तो न तो यहाँ की बात है न वहां की बात है. ठीक है. और तीसरी बात जो मैं इसमें कहना चाहूंगा, ऐसा है कि ये मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, हाई स्पीड, ये 3-4 कैटेगरीज हैं जिसमें वो कहा जा रहा है कि 100% FDI वाली बात है. उसके अलावा जो मैं देख रहा था, जो नोट जो है, जो कैबिनेट नोट जो है, उसमें है कि सम रेलवे ऑपरेशंस हैव आल्सो बीन पार्शियली ओपनड अप टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. तो कुछ ऑपरेशंस भी हैं. अब वो डिटेल्स उसका मैं नहीं जान पाया हूँ, नहीं देख पाया हूँ, लेकिन उसमें क्या ऐसे ऑपरेशंस हैं और उसमें जो चर्चा हो रही थी कि रेलवे यूनियंस का किन ऑपरेशंस को लेकर विरोध था और क्यों था, शायद उसको और जनरल में इसी तरह इशारा करी थी कि संवाद, यानी कि सवाल जो पैदा हो रहे हैं संवाद की कमी से पैदा हो रहे हैं. उनमें से 2 पर तो मैं पूर्ण रूप से असहमत हूं और उसके कारण देता हूं.
पहली बात है जो ओनरशिप को लेके शंकाएं हो रही है। ओनरशिप क्या है? यदि ये मेरी वस्तु स्थिति है, इसको मैं बेच सकता हूं, खरीद सकता हूं, उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरी टोटल ओनरशिप हो गई। लेकिन किसी चीज को उस रूप से नहीं देख सकते तो ये ओनरशिप क्या है? नोशनल डिबेट हो गया, नोशनल तर्क है, नोशनल भय है। जो चीज भारत की संपत्ति है कोई ना तो बेच पाएगा, ना ले पाएगा, ना कहीं और ले सकता है, ट्रांसलोकेट कर सकता है। लेकिन काबू दूसरे हाथों में पहुंच गया। काबू किस रूप से? आप उसको देख रहे, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक विषय हो सकता है कि मैं चाहता हूं मेरी सेवाएं आप करें क्योंकि आपके पास वो एक्सपर्टीज है। जैसे कैमरा पर्सन, कैमरा की एक्सपर्टीज है, मुझे आप नोशनली कह दो कि चला दीजिए तो मैं नहीं चला सकता कैमरा। तो ये चीजें जो है ये मैटर ऑफ डिटेल होती है, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल जब सरकार कह रही है कि ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होगा तो वो फंडामेंटल इशू है, उसके साथ खिलवाड़ होता नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी धीरे से ये भी कहा गया कि ये मैंने कहा आशंकाएं में क्या आशंकाएं, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, ये लाइट मेरे सर पे गिर जाए, इसकी भी तो आशंका हो सकती है ना, लेकिन संभावना नहीं है, बहुत कम संभावना है। तो मैं ऐसे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक खत्म कर दूं ओनरशिप। सुनिए नलिन जी, एक नोशनल ओनरशिप होता है, एक इफेक्टिव ओनरशिप होता है। अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, दोनों चीजें कह रहा हूं। नहीं देखिए, नोशनल ओनरशिप तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं वो ट्रांसफर हो रहा है। मैं नोशनल इफेक्टिव दोनों की बात कह रहा हूं। तो इफेक्टिव ओनरशिप जब मैं कहीं किसी चीज में इन्वेस्ट करूंगा उसका सारा मैनेजमेंट मेरे हाथ में मैं होगा। आपसे सहमत नहीं जी, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैनेजमेंट, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं फॉर रिटर्न्स, जैसे बीओटी पे होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मैं अपने अमाउंट को रिकवर कर रहा हूं और उसके लिए सर्विसेज इंप्रूव करके रिकवरी कर रहा हूं। लेकिन उसमें यह तो नहीं हुआ कि मैंने अपने उसकी ओनरशिप ले लिया। तो इसमें फर्क है, इसलिए मैंने चैलेंज किया। मैंने बुनियादी रूप से इसको चैलेंज किया। दूसरा जो है जो बढ़ती दामों की चिंता है, तो मैं ये भी अधिकार से कह रहा हूं कि इस कमरे में जितने लोग हैं उनके वैसे ही घरेलू चीजें बढ़ती जा रही है। एक होता है नॉर्मल इन्फ्लेशन ऑफ लाइफ, 1950 में जो चीज थी वो आज नहीं लागू होती है, लेकिन अगर वो कंपनसेट होती है, अगर वो कंपनसेट होती है आमदनी के साथ। एग्जैक्टली, एक तो आम आदमी की चिंता और आम आदमी और गरीब के हित में किए जाने वाले निर्णय, उसको कंफ्यूजन मत करिए। मैं सर्विस के लिए पे कर सकता हूं तो मुझे पे करना पड़ेगा सर्विस अगर चाहिए, लेकिन सब्सिडी कैसे होगी जब मैं पेमेंट लाकर एक पूल बनाता हूं जो सब्सिडी उनको दी जाती है। चिंता दरअसल ये है कि सिर्फ महंगाई बढ़ रही है और आमदनी ना घट तो नहीं रही है, लेकिन कम से कम उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही है, और शायद इसी को जो है महंगाई कहा जा रहा है। जल्दी से कुछ कहिए शांताराम नाइक, फिर ब्रेक लूंगी मैं। आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी, इस बारे में मैं इतना कहता हूँ कि ये नोशनल ओनरशिप होगी ये भी बात सच नहीं है। ये एक्चुअल ओनरशिप, शॉर्ट ऑफ ओनरशिप, क्योंकि हर कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो लीज पर लैंड मांगेगी या लाइसेंस, मैक्सिमम मुझे लाइसेंस या लीज, ज़्यादा से लीज तक, और लीज उनको पूरा अधिकार देगा, प्रैक्टिकली ओनरशिप उनके हाथ में। मतलब उस जमीन पर सरकार का कुछ अधिकार नहीं होगा, टर्मिनेट भी कर नहीं पाएगी, अंदर जरा मेजर डिफरेंस। 99 इयर्स लीज के साथ हांगकांग जो है वापस चली गई ना चाइना के पास। तो आई मीन दिस इज, आई थिंक वी आर गोइंग इनटू अ वेरी वेरी नो, इफ यू वांट टू टॉक वी हैव फैक्ट्स। एक ऐसे दौर में हम रह रहे हैं जहां पर कि अब इंग्लैंड में एज अ लॉ, इन्होंने लॉ की बात की तो मैं भी उसको कह रहा हूं, लीज इज नॉट ओनरशिप। इंग्लैंड में बात हो रही है रेल को फिर से नेशनलाइज किया जाए, अभी ये भी बात हो रही है था ना। But it is back to the owner in that case. I think, see, if we have fear, sir, if we have fear of anything, then we have fear of even life. That is what I'm trying to say. मुझे रक्षा के क्षेत्र पर बात करनी है, लेकिन आखिरी सवाल अरविंद जी आपसे कि अगर इसका हम एक आकलन करें और आखिरी देखने की कोशिश करें एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे साथ कोई राजनीति इन्वॉल्व नहीं है, इसके अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स अगर हम तीन देखें कि आम जनता के हिसाब से प्योरली अगर देखने की कोशिश करें, बिजनेस के हिसाब से नहीं, तो क्या वो फायदे में दिख रही है? देखिए आरफा जी, जो FDI की बात है और वो जो सेक्टर चूज किए गए हैं उनमें रेल लाइन को अगर आप छोड़ दीजिए तो कारखाने हैं, कारखाने चाहे वो रोलिंग स्टॉक के हो या इंजन बनाने के कारखाने हो, सीधे सीधे आप कहिएगा तो वो जो है आम आदमी से नहीं जुड़े हुए हैं, उसका गणित भी अलग है। बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ है सीधे रेलों का संचालन, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और अभी जो एक घटना है जिसने झटका दिया है PPP में, वो थी जो है जो एयरपोर्ट मेट्रो, उसमें सरकार को भी नहीं पता था कि मेट्रो जो है अगले दिन से बंद होने जा रही है। जी हाँ। ये हमें पता चला। तो सवाल यह है कि ऑपरेशन में तो सरकार ने कहा कि नहीं, लेकिन सवाल यह है कि एक संस्था जो कि राष्ट्रीयकृत हुई और कई रजवाड़ों की रेलें थी, यहाँ जिला परिषद ने रेलें बनाई, और आप इमेजिन नहीं कर सकती कि आज़ादी के ठीक पहले कितने तरीके के लोग रेलें चला रहे थे। कुछ निजी लोग चला रहे थे, बिल्कुल, कुछ पहाड़ी इलाकों में उसका मैनेजमेंट अलग था। तो सैकड़ों तरह की रेलें जिला परिषद के पास थी।
लेकिन आप ये कह रहे हैं, अगर तो मैं ये है कि निचोड़ अगर इस मामले का ये देखने की बात है कि जो एक लाइफ लाइन है इस देश की, बिल्कुल आम आदमी को जो सर्व कर रही है, और 92-94% तक जो है आम आदमी ये जो सफर करने वाला है, 2.5 करोड़ लोग रोज सफर कर रहे हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल मैनेजमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आम आदमी सफर नहीं आम आदमी न सफर करे। इसलिए उस रास्ते में वो उन आशंकाओं को सरकार कैसे दूर कर सकती है। हालांकि ये जो दलील है नलिन की, पैसा आना तो जरूरी है, अपने आप में कन्विंस करने वाली है कि अगर पैसा ही नहीं होगा तो वाकई सब्सिडी के लिए भी नहीं होगा, इससे अच्छा के नुकसान में चलें। लेकिन जाहिर है बहुत सारे ऐसे बैरियर्स जैसे कहना चाहिए वो लगाने बहुत जरूरी हैं। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि रक्षा के क्षेत्र में 26 से जो 49% किया गया है, FDI के आने के दरवाजे खोले गए हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा रक्षा के क्षेत्र में। ब्रेक के बाद दूसरा एक और महत्वपूर्ण फैसला जिसमें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ा दिया गया है डिफेंस के क्षेत्र में। इसको लेकर बहुत तरह की आशंकाएं भी हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बड़ा ही संवेदनशील और सेंसिटिव ये क्षेत्र है। लेकिन ये भी हमें याद रखना होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करता है उन लोगों में से, उन देशों में से एक है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई FDI के जरिए जो कोशिश ये की जा रही है कि भारत में ही ज़्यादा डिफेंस का जो है इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन हो, क्या वो संभव हो पाएगा। प्रवीण झा, सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है कि इससे फ़ायदा आखिर किसको होने जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इसके साथ जो जुड़ा हुआ है कि क्या 49% इज गुड इनफ। ये भी कहा जा रहा है कि 26 और 49 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि 26 और 49 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि जब 26% तक था, और अगर देखें हम पिछले इनफैक्ट 2001 से अगर आप देख लीजिए, और इस देश में जो टोटल FDI इनफ्लो हुआ है वो है आपको 322 बिलियन US$। और हम डिफेंस सेक्टर में 2001 से धीरे धीरे रिलैक्स कर रहे हैं। वहां पे अगर आप टोटल इनफ्लो देखें तो वो है 4.8 बिलियन डॉलर, यानी कि 28,000 करोड़। अगर आप प्रतिशत के तौर पे देखें तो 1.5% के आसपास जो है आपके टोटल FDI का है। तो अगर 26 पे वो 1.5 हुआ तो 49 पे कितना हो जाएगा? 2.25 जी। नंबर 1। नंबर 2 जो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि देखिए, हम हिंदुस्तान का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है लाइसेंस्ड प्रोडक्शन का कई सारी विदेशी कंपनियों के साथ। उसके साथ क्या हमारा इतिहास रहा है, उस इतिहास का हम अगर परिणाम देखते हैं, उसमें क्या यहाँ पे कभी कोई कोशिश हुई कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो करते हैं विदेश में वो यहाँ पे कुछ लगाएं? ऐसा कुछ नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि ये अपने आप में ऐसा सेक्टर है जहां पे या तो आपको बहुत ही जबरदस्त अश्योर्ड जो है डिमांड वाला और कंटिन्यूअस डिमांड वाला, कोई वन ऑफ वाला नहीं, क्योंकि जो जिसमें खर्चा जितना है, जेस्टेशन जितना है, इस सब उसके साथ साथ जो विदेश नीति से बहुत सारी बातें जुड़ जाती हैं कि आपका कंट्रोल जो है, आप क्या उस देश को कंट्रोल कर, मतलब उसको उनकी नीतियों को कंट्रोल कर पाएंगे आपकी खरीदारी के लिए इत्यादि। तो ये सब ऐसे पेचीदे मामले हैं जिसकी वजह से इसमें जब 26% था कुछ खास इन्वेस्ट नहीं हुआ। उसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा लंबा एक इतिहास रहा और ये इतिहास बड़ा पुराना है। अगर आप उन सबको देखें तो उसमें कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। लेकिन डॉक्टर झा, यहाँ 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या आप इस आइडिया के, इस विचार के साथ हैं कि क्या रक्षा के क्षेत्र में FDI होना चाहिए? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर आप इस विचार के हित में हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो क्या 49% से 74% करना ठीक रहता या उससे भी ज्यादा बढ़ा देना ठीक रहता? क्योंकि अगर हम कर ही रहे हैं तो इतना करें जिससे कि इन्वेस्टमेंट भी आए कम से कम। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि आप 74 क्या 100% कर दें तब भी शायद नहीं होता। उसको लेके मुझे कोई बहुत ज्यादा संदेह नहीं है, क्योंकि उसके साथ इतने पक्ष जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा ये होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट होने में हर्ज नहीं है। मूल बात जो मैं कहना चाहूंगा, मैं वो ये कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। एडम स्मिथ, जिनको कहा जाता है कि ये फ्री मार्केट के जनक थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो कहते थे कि अगर कोई एक सेक्टर है जो स्टेट के साथ हो वो है डिफेंस। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को रखते थे। शांतराम नायक, ये बताइए कि क्या इसी वजह से, इन्हीं मुद्दों को और दलीलों को ध्यान में रखते हुए यूपीए सरकार ने 10 साल 26 से बढ़ाकर 49 नहीं किया या उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया? क्या आपको लगता है कि एनडीए सरकार ने ये गलती की है? बिट ऑफ उसमें सेंसिटिविटी का सवाल आता है। ऐसा नहीं है कि कोई डिफेंस में इन्वेस्टमेंट किया वो विदेशी कंपनी आए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन जैसा माहौल दुनिया में है, जिस तरह के एजेंसीज काम कर रहे हैं विदेशों में,
इस वक्त उनको अगर यहाँ सीधे यानी सीक्रेसी को लेके चिंतित हैं आप? आमंत्रण देना, उनको काम में लगाना, डिजाइन वगैरह उनसे करवाना, ये कहाँ तक सिक्योरिटी की तरफ से ठीक होगा, ये सवाल है। और इसके अलावा सीक्रेसी के अलावा कोई चिंता नहीं है? दूसरी चिंता है कि जो यहाँ बनाएंगे वो क्वालिटी कौन कंट्रोल करेगा? क्वालिटी को वही तो करेंगे, और क्वालिटी जो जिस टाइप का प्रोडक्ट वहाँ बनेगा उसी टाइप का प्रोडक्ट यहाँ। लेकिन भाई इलाज क्या है? क्या वाकई इंपोर्ट ही करता रहे भारत जिस तरह से कर रहा है? जैसे अभी प्रवीण झा ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि प्रवीण झा उन्होंने ये भी कहा कि इससे विदेश नीति के मुद्दे भी जुड़े हुए हैं कि जितना आप हथियार इंपोर्ट करेंगे उस हिसाब से नीतियां भी बनेंगी। इंडिजिनस सेल्फ सफिशिएंसी में जरा स्पीड बढ़ाना चाहिए, जितना जल्दी हो हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहिए। मतलब ये तो टेक्निकल बात है, तो हम कह नहीं सकते। लेकिन वो ये भी कहा जा रहा है कि एफडीआई के जरिए भी ज्यादा इंडिजिनस हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, कि पैसा वहां से लगेगा, लेकिन 100% शायद। लेकिन आपका अगर कंट्रोल ठीक रहा, एब्सोल्यूट कंट्रोल रहा, तो भी संभव है। लेकिन आप खुला उनको नलिन सेंसिटिविटी और दूसरा सारे बातों पर मॉडल में भी खोट है इसके। नहीं, मैं सारे बातों पे आ जाता हूँ क्योंकि देखिए एक एक करके चलते हैं जी। इंडिजिनस टेक्निक में हम लोगों के यहाँ अर्जुन एमबीटी मेन बैटल टैंक को लेके कितने दशक हो गए, लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट के कितने दशक हो गए, हम लोग राइफल तक नहीं बना रहे उस रूप से, कुछ हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बना रही हैं, ज्यादातर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में है। 70 साल होने को जा रहे हैं तो क्यों नहीं हुआ, ये भी एक प्रश्न है। तो क्या हम 70 साल और इसका प्रयास करेंगे या साथ साथ इंडिजिनस करें? कौन कह रहा है कि पूरा एक सोल्यूशन है? दूसरा, क्या हम है या नहीं है दुनिया के बड़े इंपोर्टर? शांताराम जी बात कर रहे हैं चिंता की, सिक्योरिटी, पूरा पैसे बाहर जा रहा है, विदेश में बन रहा है, विदेशी लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, विदेशी लोग के हाथ में क्वालिटी कंट्रोल है, सारी चीजें वो हमें मान्य है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी लाकर अपने एंड पे फैक्ट्रीज बनाए, उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए विदेशी लोगों का, जो सप्लाई भी शायद करते हो, वो हमें मंजूर नहीं है। जो भारत में नौकरियां भी कर सकती हैं, भारत के अंदर में बनती है प्रोडक्शन, इसको लेके भी लेकिन कोई प्रूफ नहीं है कि भारत में कितनी नौकरियां पैदा हो पाएंगी इससे। कैसे नहीं? तो फैक्ट्री बनेगी तो क्या पूरा टोटल आपका वहीं से ये भी हो रहा है कि किस स्तर पर हायरिंग, किस हायरिंग? नहीं, एक मिनट देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप या तो मुझे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देकर प्रश्न उठाइए, यदि हवा में ही हर चीज पे, नहीं मैं बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूं, ये सवाल पूछना मेरा हक है कि क्या आप सेफगार्ड्स रख रहे हैं जिससे कि क्यों नहीं होगा? आप कैसे मान रहे, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, एथ फ्रंट, 10th फ्रंट, कि भारत की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ऊपर समझौता करने के लिए तैयार होगी? इसलिए क्योंकि पैदा होता है, कैसे हो सकती है? क्योंकि फायदे के साथ ही यहाँ पर आने को तैयार होंगी। फायदे तो अभी नहीं हो रहे। अभी जो आपके जितने डिफेंस डील हो रहे हैं, क्या जो डिफेंस सप्लायर है उनमें फायदे नहीं हो रहे? प्रॉफिट ही तो है, कोई ऐसा वहां पर कुछ नहीं है। तो इसमें मैं लास्ट पॉइंट अपना नहीं, ये सब क्योंकि इस चर्चा पे बहुत आखिरी मिनट बचा है, खत्म ही हो रहा है। मैं भाई साहब फिर बोल सकते हैं, मैं इतना कह रहा हूं कि देख, एट द एंड ऑफ द डे यदि हम उनको यहां लाते हैं, आते हैं, किसी भी तारक से आते हैं, तो हम अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में भी तो कुछ चीजें हो रही है। चलिए ठीक है, आप बताइए। आरफा जी एक छोटी सी बात। जी अरविंद जी, आपने बात देखिए, अभी जैसे बात हुई, जब चीन से हम लोग हारे हैं, उसके बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर जो देशीकरण की जो बात हो रही है उसकी कोशिशें हुई हैं, और बहुत सारे जो रक्षा क्षेत्र के कारखाने जो बने, जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बननी शुरू हुई। लेकिन बाहर के जब आते हैं, जब आप यूरोप से सामान ले आ रहे हैं, सी हैरियर को जॉर्ज फर्नांडीज ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि सी हैरियर को ब्रिटेन ने बंधक बना के रख लिया, हमारा बनने वहीं जाता था। लेकिन उसके बाद जो सुकोई डील हुई, सुकोई डील में उन्होंने पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ दी, सारा कारखाना सब यहीं बन रहा है वो। तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ें जैसे बात कर रहे थे नलिन जी भी और नाइक साहब, आप दोनों लोग, सबसे बड़ा है कि क्या सरकारी नीतियों में ये बात है कि जो स्वदेशीकरण के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए उचित संसाधन दिए जा रहे हैं या नहीं? क्योंकि जो DRDO खड़ा हुआ और दौलत सिंह कोठारी जैसे बड़े आदमी ने बिल्कुल उसको खड़ा किया, और उसका इरादा भी यही था कि किया जाए, लेकिन शायद जो सरकारी स्तर पर जो समर्थन मिलना चाहिए इनको, वो नहीं हो पा रहा है। और बिल्कुल अरविंद जी समाप्त हो चुका है। आखिरी बात 2 पंक्तियों में सिर्फ। जी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि स्पेशल केसेस में 2006 से जो है ये प्रावधान है कि आप जो है 100% तक कर सकते हैं। कुछ स्पेशल केसेस ऐसे थे। यूएस गवर्नमेंट के अर्जिंग पे लॉकहीड मार्टिन करके कंपनी जो थी वो यहाँ सेटअप करना चाहती थी। फॉर्चुनेटली भारत सरकार ने सहमति नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। अगर करेंगे भी तो किस किस्म की टेक्नोलॉजी करेंगे? मूल बात यह है कि आप कैसे
जो आपकी अपनी व्यवस्था है उसमें उचित ढंग से प्रबंधन करें, उचित राशि डालें। यानी कि विचार के तौर पे एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन बहुत सारे सवाल इसमें मौजूद हैं, बहुत सारी दलीलें भी हैं और जाहिर है उतने सारे सेफगार्ड्स भी लगने जरूरी हैं और इसीलिए सवाल ये तमाम पूछे जा रहे हैं ताकि सरकार को भी ये ध्यान रहे कि सवाल पूछे जाएंगे और सेफगार्ड्स लगने बहुत महत्वपूर्ण है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।